वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर में हमने टॉपिक डिस्कस किया था हाउ टू ट्रीट द अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तो आपको पता है एग्रीमेंट में चेंज आ रहा है, जितने भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट पड़े हुए हैं रिटायरिंग पार्टनर के जाने से पहले वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाने चाहिए। तो उसके ऊपर रिटायरिंग पार्टनर का राइट है, तो ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको इसके टॉपिक डिस्कस किया था, जो उससे रिलेटेड आज हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस। तो देखना इससे रिलेटेड क्वेश्चंस क्या हैं। देखना बच्चे, हमने 25 तक किया था। अभी हम कुछ 5 to 6 इलस्ट्रेशंस करते हैं, फिर 26 करेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन है वो, अभी बाद में करेंगे। कन्नू, मन्नू, आकांक्षा आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एज 20%, 30%, 50%। 20%, 30%, 50%, that means 2:3:5. Kannu decided to retire with the consent of other partner. कन्नू रिटायर हो रही है विद द कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर, अदर पार्टनर की कंसेंट, सहमति से। एंड सोल्ड हर शेयर टू मन्नू। कन्नू रिटायर हो रही है और कह रहा है सोल्ड हर शेयर टू मन्नू। उसने अपना शेयर किसको बेचा है? मन्नू। इसका मतलब वो अपना शेयर किसको देकर जा रही है? मन्नू को। ठीक है, तो कन्नू को गुडविल की अमाउंट भी कौन देगी? मन्नू। आकांक्षा को नहीं देके जा रही कन्नू। गुडविल वॉज वैल्यूड एट 2.5 year परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 years। ठीक है, तो आपको गुडविल का वैल्यूशन एवरेज प्रॉफिट मेथड से करना है। प्रॉफिट ऑफ दीज 3 years वर 50, 70 एंड 60। 3 years के प्रॉफिट गिवन है, तो गुडविल की एंट्री करोगे, गुडविल का वैल्यूशन करके। रिजर्व फंड स्टूड इन बैलेंस शीट। रिजर्व फंड बैलेंस शीट में दिखाया हुआ है और बैलेंस शीट में रिजर्व पड़ा हुआ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट शो करता है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। तो ये कन्नू के जाने से पहले डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। तो दो चीज़ें हैं क्वेश्चन में, गुडविल, तो एक गुडविल की एंट्री करोगे, एक अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट की। यू आर रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द एडजस्टमेंट ऑन कन्नू रिटायरमेंट। कन्नू की रिटायरमेंट पे एंट्री करो। ऑल्सो प्रिपेयर हर कैपिटल अकाउंट। उसका कैपिटल अकाउंट बनाओ टू फाइंड आउट द अमाउंट ड्यू टू हर व्हेन हर कैपिटल बैलेंस इन बैलेंस शीट वॉज 1 lakh। हमें उसका कैपिटल अकाउंट बनाने को कह रहा है जो रिटायर हो रहा है, कन्नू का। तो कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए मुझे कैपिटल का बैलेंस चाहिए होगा, तो वो कह रहा है उसका कैपिटल का बैलेंस बैलेंस शीट में 1 lakh है। ठीक है, बिफोर अबव एडजस्टमेंट, कुछ भी एडजस्टमेंट करने से पहले। ठीक है, तो अब ये बीच में एक ड्यू वाली लाइन आई है, वो बोर्ड पे ही सामने समझाती हूँ क्या लिखा हुआ है, देखना ध्यान से। देखना बच्चों, जो मैंने अभी इलस्ट्रेशन पढ़ी है 27 कैसे करनी है आपने। आपके पास क्वेश्चन में कह रहा है कन्नू, मन्नू एंड आकांक्षा आर पार्टनर। तो आपके पास ओल्ड रेशियो है कन्नू, मन्नू एंड आकांक्षा, इसकी है। हमारे पास प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दी हुई है 20%, 30%, 50%। अगर मैं इसको सिंपल लिखूं, देखो कैसे होगा, ये चीज होगी। ठीक है, तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये ऐसे होगा। दैट मीन्स रेशियो क्या बनेगी? 2:3:5। तो ऐसा करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इसको देख के इनको काट दोगे आपस में, डायरेक्ट 2:3:5 करने की नीड नहीं है आपको। डायरेक्ट 2:3:5 इसको देख के लिख दोगे, क्योंकि आपस में कट जाएंगे सारे। 2:3:5। आगे कह रहा है यहाँ पे कन्नू डिसाइडेड टू रिटायर विद द कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर। कन्नू रिटायर हो रही है अदर पार्टनर की कंसेंट से। एंड सोल्ड हर शेयर टू मन्नू। इसका मतलब कन्नू का जो शेयर है 2/10 ये किसको देके जा रही है? मन्नू को। ठीक है, तो इस लाइन से पता लग रहा है कि कन्नू अपना शेयर मन्नू को देके जा रही है, तो इसको गुडविल की अमाउंट भी कौन देगी? मन्नू देगी। ये इसको नहीं देके जा रहा तो गेन इसको नहीं होगा। ठीक है,
Goodwill was valued at 2.5 year purchase, number of year purchase and 2.5 of average profit of 3 years. तो गुडविल का वैल्यूएशन कर लो पहले, ये सारी चीजें वर्किंग नोट में होंगी. एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज. ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट कितने ईयर्स के प्रॉफिट का है? 3 ईयर्स का प्रॉफिट का है. 50, 70 एंड 60. 50, 70 and 60 divided by 3, that means 180 divided by 3, 60. ठीक है, तो गुडविल के लिए क्या करोगे? एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज थे 2.5, 2.5 दैट मीन्स 5/2, 30,000. तो वैल्यूएशन हुआ ये गुडविल, फर्म की गुडविल का. ठीक है, लेकिन रिटायर कौन हो रहा है? कन्नू. रिटायर कौन हो रही है? कन्नू. तो कन्नू शेयर ऑफ गुडविल, कन्नू शेयर ऑफ गुडविल. तो क्वेश्चन में फर्म की गुडविल 150 है, कन्नू को पूरे फर्म की नहीं दोगे, उसके शेयर की. तो बताओ कन्नू के शेयर की गुडविल कितनी निकली है? 30. तो इसकी एंट्री कैसे करोगे? जर्नल का फॉर्मेट बनाओगे पूरा. तो फर्स्ट एंट्री करोगे, कन्नू को गुडविल की अमाउंट मिलेगी 30. बताओ कन्नू अपना पूरा शेयर किसको देके गई है? मन्नू. तो गेन भी किसको होगा? मन्नू. तो इसको गुडविल की अमाउंट मन्नू ही देगी, आकांक्षा नहीं देगी. तो मन्नूस के अकाउंट से काट लोगे. तो एंट्री बनेगी गुडविल की, मन्नूस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कन्नूस कैपिटल. ठीक है, तो मन्नूस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कन्नूस कैपिटल. ठीक है, तो अमाउंट ऑफ गुडविल ट्रांसफर टू कन्नूस कैपिटल एडजस्टेड बाय मन्नूस कैपिटल. तो क्वेश्चन में एक तो गुडविल था, तो मैंने गुडविल की एंट्री कर दी. रिटायरमेंट पे हम करते हैं. उसके बाद कह रहा है बैलेंस शीट में रिजर्व फंड दिखाया हुआ है. रिजर्व फंड पड़ा हुआ शो करता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट. तो पार्टनर के जाने से पहले, रिटायर होने से पहले, एग्रीमेंट की चेंज की डेट पर ये ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, क्योंकि आज के बाद नए सिरे से बिजनेस करना है. तो रिजर्व फंड क्रेडिट होता है, डिक्रीज पे डेबिट. तो एंट्री हुई रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू, ओल्ड रेशियो में बढ़ना है, टू कन्नूस कैपिटल, टू मन्नूस कैपिटल, टू आकांक्षास कैपिटल. ठीक है, तो आपके पास रिजर्व फंड कितना दिया हुआ है? हमारे पास 30,000 दिया हुआ है. ओल्ड रेशियो मेरे पास है 2:3:5. तो 30,000 का 2/10, 6,000, 3/10, 9,000, 5/10, 15,000. ठीक है, ये एंट्री होगी. नरेशन लिख देना. बैलेंस ऑफ रिजर्व फंड ट्रांसफर टू ऑल पार्टनर. ये ओल्ड पार्टनर नहीं है, ऑल पार्टनर इन ओल्ड रेशियो. ठीक है, तो दो चीजें थी, दो मैंने एंट्री को उसने कहा था एंट्री कर दो इन दो चीजों की. एंड ऑल्सो प्रिपेयर हर कैपिटल अकाउंट. हर मतलब कन्नू जो रिटायर हो रहा है, इसका कैपिटल अकाउंट बनाओ. ठीक है, तो इसका कैपिटल अकाउंट हमने बनाना है कन्नू का. ठीक है, जैसे हम एडमिशन के टाइम पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाते थे, वैसे रिटायरमेंट के टाइम ही बनता है. ठीक है, लेकिन सबका कैपिटल अकाउंट नहीं बनाना, सिर्फ इस टाइम हर बोला है. तो कन्नूज कैपिटल अकाउंट, किसी भी कैपिटल अकाउंट को बनाते टाइम सबसे पहले उसका बैलेंस लिखते हैं. तो अब मैं कन्नू की कैपिटल का बैलेंस कहाँ लाऊं? तो देखो वो कह रहा है बैलेंस शीट में दिया हुआ है 1 लाख. ठीक है, तो कैपिटल का कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट. तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 लाख. ठीक है, और ये जो मैंने दोनों एंट्री की है इसका फैक्ट डालो. तो बताओ कन्नू एंट्री में क्या हो रही है? क्रेडिट. कन्नू की कैपिटल का इतना बैलेंस था. रिटायरमेंट में जो जो चीजें आपने उसके अकाउंट में डाली वो अकाउंट में ट्रांसफर करो. कन्नू के क्रेडिट में 30, एंट्री का अपोजिट बाय मन्नूस कैपिटल प्लस रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू कन्नू, मन्नू एंड आकांक्षा. तो कन्नू कितने से क्रेडिट हो रही है? 6. तो कन्नू के क्रेडिट में एंट्री का अपोजिट बाय रिजर्व फंड. ठीक है, अब एक चीज बताओ, ये जो आपने कन्नू के अकाउंट में ट्रांसफर किया, कन्नू की कैपिटल का इतना बैलेंस था, इतना आपने उसको गुडविल दिया, इतना रिजर्व फंड. जब आप इस अकाउंट को क्लोज करोगे, ठीक है, इस कैपिटल अकाउंट को क्लोज करोगे, तो आपके पास ये जो बैलेंस आएगा
ये कन्नू की कैपिटल का बैलेंस आएगा। और आपको पता है मैं इतने टाइम से बोलती आ रही हूँ कि कोई पार्टनर को हम कैश नहीं देते, उसके अकाउंट में डालते हैं, अकाउंट में डालते हैं तो कैपिटल क्या होती है, इंक्रीज पे क्रेडिट। आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि मैम ये पार्टनर को ये पैसे हम कब देंगे? आज देंगे। जो पार्टनर बिजनेस से रिटायर हो रहा है उसकी कैपिटल का जितना भी बैलेंस है आज हम उसको ये सारा पे कर देंगे। तो रिटायरिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से निकल के आता है कि हमने उसकी रिटायरमेंट पे, बिजनेस ने उसकी रिटायरमेंट पे उसको कितना पैसा वापस करना है, क्योंकि वो बिजनेस से जा रहा है। ठीक है, तो ये जो बैलेंस निकलेगा ये शो करेगा अमाउंट ड्यू। उसने बोला था ना कि कैपिटल अकाउंट बनाओ टू फाइंड आउट द अमाउंट ड्यू टू हर, मतलब हमने जो उसको इतने पैसे देने हैं रिटायरमेंट पे वो अमाउंट निकालने के लिए कैपिटल अकाउंट बनाओ। तो रिटायरिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से वही निकलता है। ठीक है, तो ये जो बैलेंस आएगा, इतना पैसा हमने रिटायरमेंट पे उसको देना है, ये कैपिटल अकाउंट से निकल के आता है। ठीक है, तो ये सम हो गया बच्चे इलास्ट्रेशन 27। नेक्स्ट हम इलास्ट्रेशन करते हैं 28। देखना इलास्ट्रेशन 28। A, B, C are partner in a firm sharing profit in the ratio of 2:3:4. On 31st March 2019, A retire हो गया and B and C decided to share future profit in the ratio of 2:1. A रिटायर हो गया और B और C ने डिसाइड किया फ्यूचर में इस रेशो में बांटेंगे। दिस इज द न्यू रेशो। फॉलोइंग बैलेंस अपीयर्ड इन द बुक्स ऑन दिस डेट। इस डेट पर ये बैलेंस दिखाए हुए हैं बुक्स में, मतलब बैलेंस शीट में। प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है। डेबिट बैलेंस अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस होता है। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट नहीं है, इसमें एम्प्लॉय की सैलरी के कटे हुए पैसे होते हैं। तो ये बिजनेस की लायबिलिटी होती है, इसका रिटायरमेंट पे कुछ नहीं करते। एज इट इज ओल्ड बैलेंस शीट में होती है, न्यू बैलेंस शीट में दिखा देते हैं अगर इसका कोई वैल्यूएशन नहीं हुआ। ठीक है, असेट और लायबिलिटी कोई इंक्रीज डिक्रीज होती है तो बढ़ा के दिखा देते हैं, बढ़ता नहीं है क्योंकि इसके ऊपर पार्टनर का राइट नहीं है। वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व और जनरल रिजर्व, तो हम इन चीज़ों का करेंगे अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट इसका। लेकिन कुछ लिखा हुआ है, बांटने से पहले थोड़ा देखना है। इट इज़ एग्रीड दैट वर्क्समैन कंपनसेशन इज़ नो मोर रिक्वायर्ड, इसकी ज़रूरत नहीं है तो बांट लोगे ओल्ड रेशो में। लेकिन कह रहा है जनरल रिजर्व के लिए कह रहा है 25% ऑफ जनरल रिजर्व इज टू बी ट्रांसफर टू इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। देखो जनरल रिजर्व भी पड़ा हुआ क्या शो करता है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, लेकिन कह रहा है 25% इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में ट्रांसफ़र करना है, तो वहाँ ट्रांसफ़र करके बाकी ओल्ड रेशो में बांट देंगे। तो पास जर्नल एंट्री फॉर द एडजस्टमेंट ऑफ दीज ऑन ए रिटायरमेंट, ए की रिटायरमेंट के टाइम इनकी एंट्री करो। देखो बच्चे, अगर हमारे पास कोई अदरवाइज इंफॉर्मेशन नहीं है, जितने भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट पड़े होते हैं, मैंने कहा है रिटायरिंग पार्टनर के जाने से पहले वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं ओल्ड रेशो में। मैंने हर चैप्टर में रेशो चेंज हुई थी तब भी कहा था कि एग्रीमेंट चेंज होने से पहले डिस्ट्रीब्यूट करो ओल्ड रेशो में। एडमिशन के टाइम भी कहा कि न्यू पार्टनर आने वाला है, एग्रीमेंट में चेंज आने वाला है, ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करो। अब कोई जाने वाला है, उसके जाने से पहले ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करो, क्योंकि एग्रीमेंट में चेंज आने वाला है। ठीक है, तो एग्रीमेंट में चेंज आने वाला है तो डिस्ट्रीब्यूट तो हम करेंगे ही करेंगे ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो देखना कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। हाँ बच्चे, लाइन से देखते जाओ। कल मैंने अलग अलग बहुत सारे नाम से अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट के नाम बताए थे, अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस के नाम। तो बताओ सबसे पहले क्या दिया हुआ है। कह रहे ये जो चीज़ें दी हुई हैं रिटायरमेंट के टाइम इनकी एंट्री करो। प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस दिया हुआ है बैलेंस शीट में। ठीक है, तो रिटायरमेंट के टाइम बैलेंस शीट में जो डेबिट बैलेंस है वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस होता है,
तो रिटायरिंग पार्टनर के जाने से पहले इसको डिस्ट्रीब्यूट करो। तो लॉस डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो कैपिटल डिक्रीज होगी, डिक्रीज पे डेबिट, तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। किसका डेबिट बैलेंस है? प्रॉफिट एंड लॉस का। जब बट गया तो ये बैलेंस खत्म हो गया, खत्म होने के लिए क्रेडिट, बैलेंस खत्म। ठीक है, तो ये चीज़ खत्म हो गई हमारे पास। ये किस में डिस्ट्रीब्यूट होगी? ओल्ड रेशियो में 72। ओल्ड रेशियो हमारे पास है 2:3:4। तो ओल्ड रेशियो 2:3:4 में डिस्ट्रीब्यूट कर लेना। 16, 34, ठीक है, 16 24, 16, 24 एंड 32 ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया है मैंने ये लॉस। तो लिख लेना डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफर टू ऑल, ओल्ड नहीं, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो। तो रिटायरमेंट के टाइम हमने इसको ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। उसके बाद दूसरी चीज़ दी हुई है एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड। बच्चे एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड प्रॉफिट से नहीं बनता, इसमें एम्प्लॉय की सैलरी के कटे हुए पैसे होते हैं जो एम्प्लॉय की रिटायरमेंट पे एम्प्लॉय को दिए जाते हैं। तो ये तो बुक्स में पढ़ा होना ये लायबिलिटी है। तो लायबिलिटी जैसे ओल्ड बैलेंस शीट में होती है एज इट इज़ न्यू में आ जाती है। अगर उसमें बड़ा या घटा लायबिलिटी नहीं है तो बढ़ती नहीं है ये, तो इसका कुछ नहीं करते रिटायरमेंट पे। वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व 45 दिया हुआ है और नीचे इसके लिए लिखा हुआ है नो मोर रिक्वायर्ड, इसकी ज़रूरत नहीं है, मतलब कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, मतलब वर्कर को कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। तो इसको भी ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लोगे। तो क्या एंट्री करोगे? वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल, टू बीज कैपिटल, टू सीज कैपिटल। ठीक है, वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल, टू बीज कैपिटल, टू सीज। किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे? ओल्ड रेशियो में 2:3:4। ओल्ड रेशियो में। तो बैलेंस ऑफ वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो। अब तीसरी चीज बची है जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व भी पड़ा हुआ शो करता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तो बी ए के जाने से पहले इसको ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, लेकिन उसने एक लाइन लिखी है कि 25% ऑफ जनरल रिजर्व इज टू बी ट्रांसफर टू इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अगर कुछ अदरवाइज इंफॉर्मेशन नहीं है वैसे तो बांट लेते, लेकिन उसने कहा है जनरल रिजर्व का 25% इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में ट्रांसफर करो। इसका मतलब इन्वेस्टमेंट पे लॉस होने के कोई चांसेस होंगे अभी, तो इतना हमने रिजर्व रख लिया है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के नाम से, तो ये बटेगा नहीं। कहा है इसलिए, वैसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट एंट्री क्या होगी? जनरल रिजर्व बताओ मेरे पास टोटल कितना है? तो जनरल रिजर्व मेरे पास टोटल है 120, लेकिन ये पूरा नहीं डिस्ट्रीब्यूट करना। 120 का उसने बोला है 25%, 120 का 25% होगा 30। ठीक है, इतना तो मुझे ट्रांसफर करना है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में, ट्रांसफर करना है 30। ठीक है, तो बताओ बाकी कितना बचा? 90। इतना तो मैंने ट्रांसफर कर दिया, तो बाकी पार्टनर में बांट दोगे। टू एज कैपिटल, टू बीज कैपिटल, टू सीज कैपिटल। कितना बचा है? 90। 90 ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। ठीक है, तो 90 ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो 20, 30, 40। और आपको पता है जनरल रिजर्व पूरा बढ़ जाता तो ओल्ड बैलेंस शीट था, न्यू में नहीं आएगा। लेकिन इस टाइम आपने कितना रिजर्व में रखा है? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में 30। तो इतना इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व न्यू बैलेंस शीट में भी आएगा, क्योंकि 30 डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ, किसी और नाम से ट्रांसफर हो गया। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के नाम से क्रेडिट बैलेंस है। तो अगर पूरी बैलेंस शीट बनती होती तो 30,000 इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के न्यू बैलेंस शीट में आएंगे जब हम लॉन्ग क्वेश्चन कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन फिनिश हो गया बच्चे हमारा 28। नाउ वी विल स्टार्ट द इलस्ट्रेशन 29। मैंने इससे 9th लेक्चर में पार्ट 19 में टॉपिक कराया था वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व।
इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के अलग अलग केसेस कि क्या क्या एंट्री होंगी, तो देखना अलग अलग केस में अलग अलग एंट्री है, ठीक है। देखना बच्चे, जो मैंने पार्ट 9th में जो वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व की अलग अलग कंडीशन समझाई उसका सम है। ABC आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। C रिटायर फ्रॉम द फर्म से कौन रिटायर हो गया? C। AB एग्री टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली। A और B फ्यूचर में इक्वली बांटेंगे, दैट मीन्स इनकी ये न्यू रेशियो है 1:1। गिव जर्नल एंट्री ऑन द C रिटायरमेंट। कह रहा है C की रिटायरमेंट पे इनका क्या करोगे, ठीक है। फर्स्ट केस है, सेकंड केस है, थर्ड केस है, फोर्थ केस है। हर केस को एक बार मैं बोर्ड पे लिख रही हूँ, तो इस केस में आप क्या करोगे, एंट्री देखना आप, ठीक है। तो मैं ये लाइन से बताती जाऊँगी, समझते जाना। ये देखना बच्चे, नेक्स्ट इलास्ट्रेशन 29 बुक आगे सबने खोल के बैठनी है, उसके बाद मैं सॉल्व करती हूँ, ठीक है। क्योंकि कंडीशन है अलग अलग, एक एक कंडीशन लिखती जाती हूँ, देन आई विल सॉल्व। देखना ध्यान से। आपके पास फर्स्ट कंडीशन है वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व अपीयर्स इन द बुक्स। आपके पास फर्स्ट कंडीशन है कि वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व अपीयर्स इन बुक्स। अपीयर्स मतलब शोन इन बुक्स, बुक्स मतलब बैलेंस शीट, एट ₹1 लाख, ठीक है। 1 लाख दिखाई गई है when there is a claim of 40,000, when there is there is a claim of ₹40 against it, ये कंडीशन है, ठीक है। वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व बैलेंस शीट में कितना है? 1 लाख, जो बैलेंस शीट के क्रेडिट साइड में, जैसे जब मैंने टॉपिक समझाया था तो मैंने कहा था बैलेंस शीट में वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व प्रॉफिट से बना होता है, तो इसका क्रेडिट बैलेंस है, तो ये बैलेंस शीट में इतने से दिखाया हुआ है, ठीक है। लेकिन इसको डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले हमें नीचे की कंडीशन देखनी होती है कि कोई इन्फॉर्मेशन है या नहीं है। यस, उसने कह रहा है व्हेन देयर इज अ क्लेम ऑफ 40,000 अगेंस्ट इट, इसके अगेंस्ट 40 का क्लेम है, तो एंट्री करने से पहले थोड़ा सोचना है। तो आप एंट्री इस केस में क्या करोगे? वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व बताओ मेरे पास कितना है? 1 लाख है। तो रिटायरमेंट के टाइम ये जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होते हैं ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, लेकिन इसको डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले देखो क्लेम कितने का है? 40। तो क्लेम फॉर वर्क्समैन कंपनसेशन इज 40। तो बताओ बाकी रिजर्व कितना बचा? 60। तो इसे कौन बांट लेंगे? ऑल पार्टनर ओल्ड रेशियो में, ठीक है। तो 1 लाख में से 40 तो क्लेम है, इतने पैसे तो वर्कर को देने हैं, तो बाकी 60 कौन बांट लेंगे? ऑल पार्टनर। पार्टनर के नाम है टू एस कैपिटल, टू बीस कैपिटल, टू सीज कैपिटल। किस रेशियो में बांटेंगे? ओल्ड रेशियो में। तो 60 पड़ा हुआ ओल्ड रेशियो में, तो 30 इसके, 20 इसके, 10 इसके, ठीक है। जो 60 बचे हैं 3:2:1 ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो इस केस में सिर्फ एक एंट्री होगी, ठीक है। तो नरेशन लिख देना, क्लेम फॉर वर्क्समैन कंपनसेशन इज 40,000 एंड बैलेंस ऑफ वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व ट्रांसफर टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो, ठीक है। तो ये सिचुएशन में एक ही एंट्री होनी थी। दूसरा केस पढ़ती हूँ मैं, मेरे पास क्या है? वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व अपीयर इन द बुक्स 2 लाख। कह रहा है वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व बुक्स में कितना है? 2 लाख है, एंड व्हेन क्लेम अगेंस्ट 275, और क्लेम कितना है? 275। ये कंडीशन चेंज हो रही है, मतलब बैलेंस शीट में जो वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व दिखाया हुआ है वो 2 लाख है, लेकिन नीचे जो क्लेम है वो 275 है। तो उस केस में क्या करेंगे? तो आपको पता है इस टाइम क्लेम ज़्यादा है और रिजर्व कम है, तो
तो वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व कितना है 2 लाख, लेकिन वर्कर ने क्लेम कितने का किया है 275, टू क्लेम फॉर वर्क्समैन कंपनसेशन 275। अब बताओ मेरे को वर्कर ने क्लेम किया है 275, लेकिन इस लॉस को कवर करने के लिए मेरे पास रिजर्व कितना है 2,75,000 मुझे वर्कर को देना है, इसके लिए मेरे पास रिजर्व ही नहीं है। तो ये लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, मुझे वर्कर को देना है, लायबिलिटी इंक्रीज होना लॉस। तो अगर मेरे पास रिजर्व नहीं है तो इस लॉस को रिवैल्यूएशन में डालोगे, क्योंकि इस टाइम आपने हर प्रॉफिट और लॉस के लिए एक अकाउंट खोला होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। एग्रीमेंट चेंज की डेट पे रिवैल्यूएशन अकाउंट 75 एक्स्ट्रा, तो ये रिवैल्यूएशन में ये एंट्री होगी। लेकिन ये जो लॉस रिवैल्यूएशन का है, तो आपको पता है रिवैल्यूएशन का जो लॉस होता है वो कौन बांटते हैं, ऑल पार्टनर इन ओल्ड रेशियो, ठीक है। तो एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल, किसका लॉस है रिवैल्यूएशन लॉस डेबिट है, डिक्रीज पे क्रेडिट। देखो रिवैल्यूएशन में आप बहुत सारी एंट्री डालते हो तो प्रॉफिट और लॉस निकलता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट में सिर्फ यही 75 जाएगा इस केस में, ठीक है। यही तो केस है बस हमारे पास, तो यही रिवैल्यूएशन का पूरा लॉस है। रिवैल्यूएशन अकाउंट का लॉस कौन बांटता है, पार्टनर्स, ऑल पार्टनर इन ओल्ड रेशियो। तो ओल्ड रेशियो में ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा हमारे पास कितना है 75, ओल्ड रेशियो है 3:2:1, तो 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ये 37,500, 25,000, 12,500, 3:2:1, ये दो एंट्री होंगी इस केस में। तो ये दो एंट्री तो थी वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व की। अब दो केस हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। कल मैंने आपको वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व का भी टॉपिक कराया था, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का भी टॉपिक कराया था लास्ट लेक्चर में पार्ट 9 में। तो अब देखना इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का क्या कह रहा है, सी केस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कह रहा है रिजर्व अपीयर इन द बुक्स, अपीयर मतलब शोन, appears in books, appear in the books at rupees 50,000, at rupees 50,000, ठीक है। when investment ब्रैकेट में लिखा हुआ है मार्केट वैल्यू, अभी बताती हूँ इसका मीनिंग क्या है। मार्केट वैल्यू रुपीस 180, ये ब्रैकेट में है। इन्वेस्टमेंट अपीयर्स एट रुपीस 2 लाख, ये लाइन लिखी हुई है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, आपको पता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इन द बुक्स एट 50, बुक्स मतलब बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व प्रॉफिट से बनता है, इसलिए इसका क्रेडिट बैलेंस। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बैलेंस शीट में इतना है। व्हेन इन्वेस्टमेंट अपीयर्स एट 2 लाख, अपीयर मतलब शोन, इन्वेस्टमेंट कितने से दिखाई हुई है 2 लाख से। इन्वेस्टमेंट मेरी असेट होती है, इसके लॉस को अगर इस इन्वेस्टमेंट में अगर कोई चेंज होता है इसकी असेट की वैल्यू में, तो इसके लॉस को कवर करने के लिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है। ये दोनों बैलेंस शीट में इतना दिखाया हुआ है। अब मार्केट प्राइस होता है जो आप जब अभी लॉन्ग क्वेश्चन करोगे, इसके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में जो चेंज आता है, इंक्रीज और डिक्रीज आता है, उस प्राइस को कहते हैं मार्केट प्राइस, लेटेस्ट प्राइस। तो मार्केट वैल्यू इसकी कितनी है 180, तो बताओ मेरे पास बुक्स में कितनी है वैल्यू 2 लाख और इसकी मार्केट वैल्यू कितनी है 180। तो बताओ असेट की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज। असेट की वैल्यू डिक्रीज होना लॉस, असेट का डेबिट बैलेंस, डिक्रीज पे क्रेडिट। तो बताओ इन्वेस्टमेंट कितने से डिक्रीज हो रही है 20, लेकिन असेट की वैल्यू डिक्रीज होना लॉस, लॉस रिवैल्यूएशन के डेबिट में। लेकिन अगर मेरे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है तो हम इस लॉस को वहां से कवर करेंगे, ये बना ही इसलिए था। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्रेडिट है, डिक्रीज पे डेबिट। तो बताओ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 50 था, 20 लॉस इन्वेस्टमेंट के लॉस के लिए यूज हुआ, तो बाकी कितना बचा है रिजर्व 30। इसे ऑल पार्टनर बांट लेंगे ओल्ड रेशियो में, तो 2 A's कैपिटल, 2 B's कैपिटल, 2 C's कैपिटल। 50 था, 20 इन्वेस्टमेंट के लॉस के लिए यूज हो गया, बाकी जो 30 बचा हुआ है
इसे पार्टनर बांट लेंगे ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो है 3:2:1, तो 30 को 3:2:1, दैट मीन्स 15, 10 एंड 5, तो जो 30 बचे हैं वो बांट लेंगे। एक ही एंट्री होगी इस केस में, ठीक है। नरेशन लिख लेना इसकी। नेक्स्ट केस में देखते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितना दिया हुआ है। कह रहा है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अपीयर्स इन द बुक्स 20। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितना दिखाया हुआ है 20। व्हेन इन्वेस्टमेंट अपीयर्स 2 लाख, इन्वेस्टमेंट 2 लाख ही है लेकिन मार्केट वैल्यू 120 है। अब इस केस में कैसे एंट्री करोगे? इन्वेस्टमेंट 2 लाख ही है और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 20 हो चुका है। इस ये करके नहीं दिखाने, तो मैं समझाने के लिए एंट्री क्या करोगे। अब बताओ इन्वेस्टमेंट कितने से दिखाई हुई है 2 लाख और मार्केट वैल्यू कितनी है 120, तो बताओ इन्वेस्टमेंट पे कितने का लॉस हो रहा है 80। तो असेट का डेबिट बैलेंस इंक्रीज पे डेबिट, डिक्रीज पे क्रेडिट, तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है 80 से। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डिक्रीज होना लॉस रिवैल्यूएशन में डलता है, लेकिन अगर मेरे पास रिजर्व है तो हम वहां से कवर करेंगे। तो रिजर्व क्रेडिट है, लेकिन रिजर्व कितना क्रेडिट है हमारे पास 20, तो यूज हो गया डेबिट, लेकिन असेट मेरी डिक्रीज हुई है 80 से। इसका लॉस कवर करने के लिए मेरे पास रिजर्व है 20। बताओ एक्स्ट्रा लॉस कितना हुआ है 60। तो अगर मेरे पास रिजर्व नहीं होता तो फिर मैं बाकी बचा लॉस रिवैल्यूएशन के डेबिट में डाल देते, तो ये एंट्री फर्स्ट एंट्री। लेकिन ये जो रिवैल्यूएशन अकाउंट का लॉस रिवैल्यूएशन एंट्री में हुआ है, तो अगर मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाती तो इसकी पोस्टिंग जाती, तो रिवैल्यूएशन का लॉस निकलता क्योंकि रिवैल्यूएशन डेबिट हो रहा है। और रिवैल्यूएशन के लॉस को भी कौन बांटते हैं? पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में, ठीक है। तो ये 60 का लॉस हो रहा है, तो नेक्स्ट एंट्री होगी एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। किसका लॉस बांट रहे हो? रिवैल्यूएशन डेबिट है, डिक्रीज पे क्रेडिट, तो कितना लॉस 60। 3:2:1, ठीक है। तो 3:2:1 ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे। लॉस डिस्ट्रीब्यूट किया है तो कैपिटल क्या हो रही है? डिक्रीज पे डेबिट, तो 2 एंट्री होंगी बच्चों इस केस में हमारी, ठीक है। तो ये हमारा केस खत्म हो गया बच्चों। इलस्ट्रेशन 29 में 2 केस थे, वर्कस्पेन कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ठीक है। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन हम नेक्स्ट उसमें करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में।